आज की इस वीडियो में भैया हाई स्कूल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं जो है पूरी बुक से, फिजिक्स की जो है पूरी बुक से यूनिट बाय यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूं। तो भैया वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया है, अगर ये वीडियो कर लेते हैं तो आप फिजिक्स में मौज काट के आएंगे भैया, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पहली यूनिट लिया है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कौन सी भैया ये यूनिट है? ये भैया हमारी पहली यूनिट है, नंबर 1 यूनिट है। क्या है? नंबर 1 यूनिट है। यूनिट का नाम क्या है? प्रकाश परावर्तन एंड अपवर्तन। इससे पहला क्वेश्चन हमारा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, क्या है? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है, इसको हम पहले आपको समझाते हैं कि क्रांतिक कोण कैसे क्या है। सबसे पहले आपको अपवर्तन समझाते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। कि मैं भैया क्या अपवर्तन, ये हमारी हो गई। अपवर्तन क्या होता है? जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है? अवलंब से दूर होगी या पास आएगी। तो क्या करना है आपको? क्रांतिक कोण के लिए एक चीज फिक्स कर लेना है, ऊपर का माध्यम कैसा होगा भैया? ऊपर का माध्यम सघन होना चाहिए। ऊपर का माध्यम कैसा होना चाहिए? सघन होना चाहिए। तब क्या होगी? जब प्रकाश किरण क्या होगी? आपतित होगी। अगर माध्यम चेंज नहीं होता, अपवर्तन की घटना क्या है? पहले अपवर्तन का चित्र बनाना है। अगर एक किरण आपतित हो रही है, कोई किरण, और माध्यम चेंज नहीं होता तो सीधी निकल जाती है। लेकिन क्या हो रहा है? माध्यम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सघन से किरण किस में जा रही है? विरल में। और विरल में क्या होता है? प्रकाश किरण तेज होती तो अविलंब से क्या हो जाएगी? दूर हटेगी। ये हमने जो अभी चित्र बना है, ये क्या है? अपवर्तन की घटना बनाया है, ठीक ना भैया। लेकिन हमको समझना क्या था? हमें समझना था क्रांतिक कोण की क्रांतिक कोण क्या है। तो क्या करें? अगर हम क्या करें? आपतित कोण को, आपतित जो किरण है, सॉरी आपतित कोण ही, ये जो हमारा एंगल बनेगा ये क्या है? आपतन कोण, एंगल आई होगा, ठीक ना। और ये क्या होगा? एंगल आर, अपवर्तन कोण। तो क्रांतिक कोण को भैया समझने के लिए क्या करेंगे? अगर हम आपतित किरण को थोड़ा सा खींचे, ये जो आपतित किरण है इसको थोड़ा सा हम खींचे तो ये अपवर्तित किरण आगे की ओर ट्रेवल करेगी, क्योंकि इसको हम धीरे धीरे खींचते रहेंगे और ये आगे क्या होगी? दूर, अवलंब से और दूर होती रहेगी, वही ना भैया। तो अगर फाइनली हम चित्र बनाए तो फाइनली चित्र जो हमारा बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। मैं इस किरण को इतना खींचूंगा, या यूं कह लें कि आपतन कोण का मान में इंक्रीज करूं, बढ़ाऊं, तो जो अपवर्तन कोण का मान है वो भी इंक्रीज होगा और ये किरण ऊपर बढ़ेगी। तो जो फाइनली हमारा चित्र बनेगा वो, अगर मैं मान लेता हूं मैंने इसको आपतित किरण को या आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा दिया। तो जो अपवर्तित किरण है भैया, ये माध्यम को विभाजित करने वाली रेखा, ये क्या है? दो माध्यमों को विभाजित करने वाली रेखा है, नहीं भैया? ये जो है दो माध्यमों को विभाजित करने वाली रेखा है। तो जब मैं इस किरण को इधर बढ़ाऊंगा तो ये आगे बढ़ेगी, और वो इतना आगे बढ़ेगी अपवर्तित किरण कि माध्यम को विभाजित करने वाली रेखा के ऊपर चढ़ जाती है, और यही घटना कहलाती है क्रांतिक कोण सी। जो ये आपतन कोण है, जब मैं इसको बढ़ा दूंगा तो ये आपतन कोण ना होके क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण हो जाएगा भैया। यही डिफिनेशन है। और मैंने जो यहाँ आपको समझाया, जैसे चित्र में काम हो रहा है वैसे ही यहाँ पे हमने क्या बनाया? यहाँ पे जो है डिफिनेशन लिख रखती है भैया, एकदम सरल भाषा में। क्या है? आपतन कोण का वह अधिकतम मान, मतलब आपतन कोण का वह अधिकतम मान। मैंने इसको खींचा और इतना बढ़ाया कि वो माध्यम को विभाजित करने वाली रेखा के ऊपर चढ़ गई। कौन? अपवर्तित किरण। एकदम जैसे डॉक्टर ने एकदम क्रिटिकल कंडीशन भैया, कि बच भी सकते हैं और खत्म भी हो सकते हैं, यानी कि यहाँ वही काम है। अगर इसको नीचे खींच दें तो क्या होगी? ऊपर निकल जाएगी, या इधर बढ़ा दें तो क्या होगी? नीचे उतर आएगी। यानी कि ये एकदम क्रिटिकल कंडीशन है। जड़ा से छेड़खानी से ऊपर जा रहा है, जड़ा से छेड़खानी से नीचे जा रहा है, इसलिए बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है इसको। तो क्या है? आपतन कोण का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिससे अपवर्तित किरण माध्यम को विभाजित करने वाली रेखा के
ऊपर आ जाती है, इस घटना को क्रांतिक कोण कहते हैं भैया। अब देखते हैं अगला क्या टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? सबसे पहले उसी प्रकार जैसे हमने क्रांतिक कोण को समझने से पहले उसके चित्र को समझा, वैसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले उसके चित्र को समझेंगे। तो पूर्ण आंतरिक जो क्रांतिक कोण हो, क्रांतिक कोण को जब हमने समझा तो सबसे पहले किस चित्र को समझा? अपवर्तन के चित्र को समझा। फिर अपवर्तन की चित्र के हेल्प से हमने क्रांतिक कोण का चित्र बनाया और बहुत ही आसानी से हमने डिफ्लेक्शन समझी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने के लिए आपको क्या समझना होगा? सबसे पहले आपको क्रांतिक कोण का चित्र समझना होगा, और क्रांतिक कोण का चित्र आपने जस्ट अभी समझा है, तो उस चित्र को यहाँ पर डिक्टो वैसा ही बना लेंगे। देखिए इसको खींचा और ये न होती तो सीधी माध्यम को विभाजित कर दी। और भैया वो एक बात है, ऊपर का माध्यम कैसा होगा? सघन, हमेशा ऊपर का माध्यम कैसा होगा? सघन होगा। जो माध्यम को विभाजित करने वाली रेखा के ऊपर चढ़ जाएगी। ये तो थी क्रांतिक कोण की घटना। किसकी घटना थी भैया? क्रांतिक कोण की घटना थी। लेकिन हमको क्या देखना है? हमको देखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? तो क्या इससे परावर्तन क्या होता है? परावर्तन क्या होता है भैया? जब प्रकाश किरण एक ही माध्यम में वापस हो जाए, मतलब कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों ही एक ही दिशा में हो, तो क्या हो जाएगा? परावर्तन की घटना घट जाएगी। तो क्या करें? अगर हम इस किरण को, जो आपतित किरण है, ये कौन सी आपतित किरण, अगर आपतित किरण को इधर की ओर खींचे, या यूं कह लें कि ये कौन सा था? क्रांतिक कोण सी था। अगर हम क्रांतिक कोण के मान को और बढ़ाएं या आपतित किरण को नीचे की ओर खींचें, तो ये किरण किधर निकलेगी? ये किरण ऊपर की ओर बढ़ेगी। मैं इसको नीचे खींचूंगा, ये ऊपर बढ़ेगी। तो वही करिए, उसको मैंने कुछ चित्र ये इस प्रकार का दिखेगा। जब मैंने उसको नीचे की ओर खींचा तो ये किरण जो है डायरेक्ट इस उसी माध्यम में वापस हो गई जिस माध्यम में आपतित किरण थी। जिस माध्यम में कौन थी? आपतित किरण थी। और ऊपर का माध्यम क्या था? सघन, है ना भैया। तो ये हमारा फाइनली पूर्ण आंतरिक परावर्तन का चित्र बन। देखिए एक ही दिशा में दोनों हो गई, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। तो कौन सी घटना होती है? कौन सी घटना होती है भैया? परावर्तन की। परावर्तन की ऐसा ही तो होता है, जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। पूर्ण आंतरिक की घटना क्या है? देखिए किरण सबसे पहले कहाँ गई है? अंदर गई है। फिर देखिए ऊपर माध्यम पे विभाजित किरण रेखा के ऊपर चढ़ गई। फिर क्या हुआ? फाइनली ऊपर निकली। यानी किरण अंदर जाने के बाद बाहर निकल रही है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक ना भैया? ये चित्र आप समझ गए होंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का चित्र जो है ये हमारा है। ये तो क्रांतिक कोण का चित्र है, इसकी हेल्प से हमने वो समझा है। तो बनाएंगे भी डिफिनेशन उसी की हेल्प से। जो काम किया है भैया आपको वही लिख देना है बस। क्या है? क्रांतिक कोण का देखिए क्रांतिक कोण का वह अधिकतम मान। जब मैंने खींचा तो क्रांतिक कोण का मान बढ़ गया, और इतना जितना बढ़ाने पर हमारी ये घटना घट रही है, तो वही लिखेंगे कि क्रांतिक कोण का वह अधिकतम मान जिससे आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक ही माध्यम में, आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों एक ही माध्यम में आ जाए, इस घटना को पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं भैया। आशा करते हैं आप क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परावर्तन समझ गए होंगे भैया। और ये जो है 1 स्टार इसको हम दे सकते हैं। ये जो है 2 नंबर में पूछा जाता है भैया, और हर हाल में आता है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। मैंने ऐसी लैंग्वेज में समझाया है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप वीडियो सिर्फ देख लीजिए, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक छप जाएगा भैया। फिर देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भैया इस यूनिट से जो अगला टॉपिक है हमारा वो क्या है? गोलीय दर्पण और लेंस के बारे में हम जानेंगे। उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। भैया आज तक आपने ऐसे लेंस और दर्पण को कभी नहीं पढ़ा होगा। आज मैं इस वीडियो में आपको कंपेयर करके पढ़ाने वाला हूँ। आप कभी नहीं बोलेंगे, आपको रटाऊंगा नहीं, आपको सिखाऊंगा चीजें।
क्या है, गोलीय दर्पण। टॉपिक क्या है हमारा भैया, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण आपको पता है, गोलीय दर्पण 2 टाइप का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। 2 टाइप का होगा भैया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इस अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है भैया, दबा होता है। इसका चित्र जो है कुछ इस प्रकार से बनता है। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है भैया, दबा होता है। यानी पॉलिश हम किधर करेंगे, बाहर की ओर करेंगे, और परावर्तक पृष्ठ दबा होगा यानी कि अंदर की ओर होगा। ये जो साफ सुथरा है ये क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। ये इस प्रकार का कुछ इसका चित्र होता है। और जो इसकी किरणें होती हैं, ये जो है किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है। क्या करता है, किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित मतलब इकट्ठा करना, यानी अभिसारित मतलब क्या होता है भैया, इकट्ठा करना, यानी कि ये किरणों को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। अगर किरणों को इकट्ठा करेगा तो किरणें रियल में जाके काटेंगी, रियल में मिलेंगी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है भैया। और इसमें जो प्रतिबिंब के प्रकार हैं वो 6 प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से बनते हैं। वो कौन कौन से हैं वो अभी 2 मिनट बाद देखेंगे। पहले हम अवतल दर्पण को समझ लेते हैं। अगर आप अवतल दर्पण की इन बातों को समझ गए हैं तो आप उत्तल दर्पण तुरंत समझ जाएंगे। क्या है, ये दबा होता है तो उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, उभरा होगा। और ये किरणों को अभिसारित करता है तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, अपसारित होगा। मतलब ये इकट्ठा करेगा तो ये फैलाएगा। और इसमें वास्तविक उल्टा बनता है तो इसमें कैसा बनता है, आभासी सीधा बनता है। क्योंकि किरणें फैल नहीं, रियल में मिलेंगी नहीं तो कैसी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बने, आभासी और सीधा। और प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है, 2 प्रकार से, इसमें 6 प्रकार से। इतना था भैया डिटेल। इसकी जन्म कुंडली जो है इतनी ही थी। अब देखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनेंगे। तो प्रतिबिंब के लिए भैया जो इसके 6 प्रकार हैं उनको रटना नहीं है, चीजों को समझना है। मैंने यहाँ एक स्केल बना रखी है, उसको आप ध्यान से देख लें बस। ये क्या हो जाएगा, ध्रुव P हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये C हो जाएगा। यही चीज इधर F और C और इधर अनंत। इतना आपको ये सिस्टम याद रखनी है, बस आपको रटने की कुछ जरूरत नहीं है। क्या करना है, पहला याद रखना है बस कि वो पहली वस्तु की स्थिति कहाँ होती, अनंत पे होती है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 1 डैश, यानी कि प्रतिबिंब को डैश से हम दर्शाएंगे तो 1 डैश यानी कि फोकस पे बनता है। बस भैया इतना आपको याद रखना है। और उसके बाद बंदर की तरीके से जम करते जाना, बीच में ऊपर, बीच में ऊपर, बीच में ऊपर, बीच में ऊपर, ठीक ना भैया। तो बीच में आएंगे दूसरी स्थिति अनंत और केंद्र के बीच में, तीसरी स्थिति केंद्र पर होगी, चौथी स्थिति केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवी स्थिति जो है कहाँ हो जाएगी, फोकस के ऊपर चढ़ जाएंगे। छठी स्थिति कहाँ हो जाएगी भैया, F और P के बीच में। ये थी वस्तु की स्थितियां सारी, खटाखट पता हो गई ना भैया। और आपको क्या है, प्रतिबिंब एक पता है ना, उसके बाद क्या करें, जम करते जाएं। बीच में आएंगे तो 2 डैश, और फिर केंद्र के ऊपर चढ़ जाएंगे 3 डैश, फिर बीच में आएंगे 4 डैश, फिर 5 डैश। और फिर छठी स्थिति जो होती है भैया, ये स्पेशल केस होता है। ये कहाँ बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है इसका प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनता है। बस भैया कहाँ बनता है भैया, दर्पण के पीछे बनता है। कौन सी, छठी स्थिति। और सारी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या है, एक सिर्फ रट लीजिए, जब अनंत पे होगा तो फोकस पे, और बंदर की तरीके जम करते जाइए। सारी वस्तु की स्थितियां और प्रतिबिंब की स्थितियां अपने आप पता हो जाएंगी भैया। और जो उत्तल दर्पण में 2 ही प्रकार से बनता है। जब अनंत पे होगा तो कहाँ बनता है, अभी आपने देखा कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। और जब अनंत और ध्रुव P के बीच में वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब अनंत पे होता है तो कहाँ बनता है भैया, फोकस पे, और P का कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो फाइनली हमको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो पता चल जाएगा भैया, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। इस प्रकार जो है आप अवतल और उत्तल की सारी जन्म कुंडली समझ सकते हैं भैया। इससे ऑप्शंस में बहुत क्वेश्चन फंसने वाले हैं, इसलिए मैंने जो है टॉपिक लिया है एकदम डिक्टो वही लिया है जो आपके पेपर में फंसने वाला है। एकदम इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। गोलीय दर्पण मैंने समझ लिया। अब लेंस, अब कंपेयर करके लेंस को समझाऊंगा। अगर आप इसको समझ गए तो चुटकियों में भैया लेंस को समझेंगे। रटना नहीं है, समझना चीजों को। तो बात देखिए भैया छोटी सी है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण की जितनी सारी बातें हैं जस्ट उसका उल्टा होगा लेंस में, तो ये बातें उत्तल लेंस में सेट बैठेंगी। उल्टा हो गया ना, अवतल दर्पण की सारी बातें उत्तल लेंस में सेट बैठेंगी। कहां बैठेंगी, उत्तल लेंस में सेट बैठेंगी। परावर्तक पृष्ठ तो इसमें दोनों तरफ होता है। उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से बनता है भैया। ये जो है हमारा क्या है,
उत्तल लेंस है। ठीक है, किनारों पर पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है, ये उत्तल लेंस होता है। तो अवतल दर्पण की सारी बातें किसमें सेट हो रही हैं, उत्तल लेंस में सेट हो रही, यानी कि ये किरणों को क्या करेगा, अभिसारित करेगा, और अभिसारित मतलब इकट्ठा करेगा तो कैसा, रियल में मिलेंगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, और वास्तविक हमेशा उल्टा। और प्रतिबिंब प्रकार अवतल दर्पण में कितने होते हैं, 6, तो उत्तल लेंस में भी कितने होंगे, 6 होंगे भैया। ये था उत्तल लेंस। अब अगर आप उत्तल ये क्या था, उत्तल लेंस ही था ये। अगर आप उत्तल दर्पण को समझ गए हैं तो अवतल लेंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी सारी ही बातें अवतल लेंस में सेट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने कहा जस्ट उल्टा, उत्तल दर्पण की सारी बातें किसमें सेट हो रही, अवतल लेंस में सेट हो रही, उल्टा होगा कि नहीं, और क्या होगा, कैसे सेट होंगी, ये किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है, ये भी किरणों को अभिसारित करता है, अवतल लेंस भी करता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, आभासी और सीधा बनता है, इसमें भी प्रतिबिंब आभासी और सीधा, इसमें 2 प्रकार, तो इसमें भी 2 प्रकार। जब अनंत पे होगा तो उसका कहाँ बनेगा, F1 पे, और जो अनंत और ध्रुव के बीच में होगा तो अनंत पे होता है कहाँ बनता है, F1 पे बनता है, और जो O नहीं, ध्रुव नहीं, प्रकाशिक केंद्र, O जो होता है वो प्रकाशिक केंद्र इसमें होता है, ध्रुव नहीं, तो प्रकाशिक केंद्र कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो हमको फाइनली पता चल गया चित्र कहाँ बनेगा, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। इसमें जो 6 प्रकार हैं इसमें भी रटने नहीं, जैसे उसमें नहीं रटने थे, बस आपको जैसा यहाँ हमने बनाया है इसको थोड़ा सा समझना होगा। मैंने यहाँ एक स्केल बनाया है, बीच वाला होगा प्रकाशिक केंद्र O, फिर होगा भैया F2 और 2F2, और इधर अनंत, इधर क्या होगा भैया F1 और 2F1 होगा, और ये अनंत होगा। बस केवल भैया आपको पहला याद रखना है, पहला क्या याद रखना, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे, इसमें भी पहला वस्तु जब अनंत पे था तो कहाँ बनना था, F पे बनना था, इधर भी बनेगा, इधर ही कहाँ ये, लेकिन कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा, F2 पर बनेगा, हमने 1 से इसको दर्शा दिया। इतना आपको सिस्टम याद रखना, उसके बाद जंप करना, सारी वस्तु की स्थितियां, सारी प्रतिबिंब की स्थितियां पता हो जाएंगी। अब बीच में जंप होगा, 2 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर, फिर बीच में 4 नंबर, फिर ऊपर 5 नंबर, फिर नीचे 6 नंबर, सारी 6 स्थितियां पता हो चल गई, प्रतिबिंब की स्थिति पता है, इसके बाद जंप करते जाएंगे, तो 2 बीच में, 3 ऊपर, बीच में 4 ऊपर, 5, ठीक ना। और जो छठी स्थिति है भैया, जैसे दर्पण में स्पेशल केस थी, दर्पण के पीछे बनती थी, इसमें लेंस में क्या होगा, जो है जिस ओर वस्तु होगी उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा, जिस ओर वस्तु उसी ओर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, जिस ओर वस्तु उसी ओर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार आप 6 स्थितियों को जान सकते हैं और लेंस की भी कुंडली को समझ सकते हैं। अगर आप गोलीय दर्पण समझ गए हैं तो लेंस अपने आप समझ जाएंगे भैया। इससे जैसे आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए पूछ लिया और कोई छोटी सी बात उसमें जोड़ दिया, भैया 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर 2 प्रतिबिंब बनाने के लिए बता दिया, कहा जब अनंत पे है तो कहाँ बनेगा, और अगर कहा जब फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, ऐसे आपसे पूछ लेगा कि चित्र बता के बताइए, तो आप चित्र बना के बता देंगे स्थितियां कहाँ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और डिफिनेशन बता देंगे। डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, डिफिनेशन देखिए मैं एकदम रामबाण दोनों की डिफिनेशन बनाना एक साथ बताऊंगा। प्रतिबिंब का वर्णन करने का क्या कहना है आपको जो कहना है वो क्या है, कहाँ, इन शब्दों का आंसर देना है, वह डिफिनेशन अपने आप बन जाएगी। कहाँ मतलब वस्तु कहाँ है, जैसे अनंत का चित्र बनाने के लिए कहा तो वस्तु कहाँ है, अनंत पे है, और किस पे मतलब किस पे बन रहा है, प्रतिबिंब किस पे बन रहा है, तो अनंत पे होता है तो कहाँ बनता है भैया, अनंत पे होता है तो कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, अनंत पे होता है फोकस पे बनता है, तो किस पे बन रहा है भैया, फोकस पे बन रहा है, उसका आंसर दे दे। और कैसा मतलब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, आभासी बन रहा है, कैसा बन रहा है, तो जो दर्पण जो लेंस देगा आपको पहले ही पता है। अगर अवतल दर्पण दिया तो वास्तविक उल्टा बनेगा, अगर अवतल लेंस दिया तो आभासी सीधा बनेगा। तो कैसा आपको तुरंत ऐसे ही पता होता है, और कहाँ का आंसर आपका क्वेश्चन दे देगा, किस पे का आंसर आपकी टेबल दे देगी, बस तुरंत पूरी जो है वर्णन हो जाएगा, पूरी डिफिनेशन जो है चित्रों की जो है बन जाएगी। आप बहुत ही आसानी से भैया 7 नंबर गेन कर सकते हैं। और जो मैंने यहाँ टॉपिक लिखा है इससे बहुविकल्पीय क्वेश्चन कम से कम भैया 4 नंबर का बन के आएगा, दर्पण और लेंस से, इससे ज्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा, बहुविकल्पीय की वादा लेता हूँ। और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन फंसेगा तो चित्र से फंसेगा, और 7 नंबर का भैया फंसेगा, तो बहुत ही कायदे से इसको देख लेना है। अब गोलीय दर्पण की कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मुख्य फोकस, और कुछ नहीं है, बस केवल चीजों को समझना है।
क्या है, मैंने यहाँ पर अवतल दर्पण बना लिया। अवतल दर्पण क्या होता है, बाहर की ओर पॉलिश होगा, अंदर परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, दबा होता है। तो मैंने बना लिया, मैंने प्रकाश किरण क्या किया, आपतित कराया। अब क्या होगा, परावर्तन होगा, परावर्तन होके ये निकल आए, फिर नीचे से भेजा, आपतित हुई, परावर्तन होगा, और परावर्तन होने के पश्चात जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही, जिस पॉइंट पे काट रही मुख्य अक्ष को, यही मुख्य फोकस होता है, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर उत्तल दर्पण में यही बात समझे, तो उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उभरा होता है, तो मैंने बना दिया। और ये प्रकाश किरण मैंने आपतित किया, और ये क्या कहलाता है, ये क्या करता है, किरणों को अपसारित मतलब फैलाता है। तो किरण देखिए फैल गई, ये मैंने आपतित किया, किरण फैल गई, परावर्तन हो गया किरण का। और इसको मैंने परावर्तित किरणों को जबरदस्ती खींचा, परावर्तित किरणों को जबरदस्ती खींचा, तो किसी पॉइंट पर मिलती हुई, मुख्य अक्ष के किसी पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसी को मुख्य फोकस कहेंगे। दोनों को एक साथ बोल देंगे, बस जो काम किया है। समांतर आपतित प्रकाश किरण, समांतर आपतित प्रकाश किरण ना भैया, समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखिए जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए बात कर रहा है। और या मिलती हुई प्रतीत होती है, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए बात कर रहा है। तो जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ऐसे आप डिफिनेशन बना सकते हैं और चित्र बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं आपको यहाँ कुछ रटाने वाला नहीं हूँ, सारा चीज समझाऊंगा भैया, एकदम अंत है, अंतिम प्रहार है, अंतिम प्रहार को भी हम समझ के करने वाले हैं भैया, ठीक ना। तो आप भरोसा रखिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है, बस चीजों को समझना है भैया। ऐसे ही लेंस में हमको फोकस समझना है कि फोकस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, क्योंकि जगह जो है भैया बहुत कम है। तो क्या करेंगे, इसको हम साफ कर देते हैं। तो अब क्या समझना है हमको, लेंस के फोकस के बारे में समझना है कि लेंस में फोकस कितने प्रकार से होते हैं। तो देखिए, लेंस में जो फोकस है वो दो प्रकार का होता है। लेंस में जो फोकस है वो कितने प्रकार का होता है भैया, दो प्रकार का होता है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। कौन सा होता है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। F1 होता है, कौन सा होता है, F1 प्रथम फोकस, F2 द्वितीय फोकस। और लेंस में दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो इसमें उत्तल लेंस के दो फोकस होंगे, अवतल लेंस के भी दो फोकस होंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, उत्तल लेंस के दो फोकस होंगे। क्या होगा, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस होगा यानी कि F1, और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस यानी कि F2। और अवतल लेंस है ना भैया, तो अवतल लेंस के भी जो होंगे क्या, दो फोकस होंगे। अवतल लेंस के भी क्या होंगे, दो फोकस होंगे। कौन कौन से, अवतल लेंस के दो फोकस होंगे, वही F1 प्रथम फोकस और F2 द्वितीय फोकस। जैसे फोकस के दो टाइप होंगे, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। और इसमें दो प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। उसको मैंने लैंग्वेज में लेके F1 F2 कर दिया, ठीक ना। अब इतना समझदार है आप, समझ गए होंगे, आप ब्रिलियंट बच्चे हैं भैया। तो क्या करेंगे, हम उत्तल लेंस के प्रथम फोकस को समझेंगे। तो उत्तल लेंस का चित्र बना लेते हैं, बस जान लीजिए उसकी कहानी खत्म। उत्तल लेंस का चित्र जो है कुछ ऐसे बनता है, ठीक ना। मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया, ठीक ना। अभी हमको F1 कहाँ बनेगा ये नहीं पता, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र वो होता है। तो मैं इमेजिन कर लेता हूं कि मुख्य अक्ष पर कोई, ये क्या होता है, ये जो सीधा सीधा जाता है बीच से, ये मुख्य अक्ष होता है। तो मैं इमेजिन कर लेता हूं कि मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है जिससे निकलने वाली प्रकाश किरणें, और लेंस में क्या होता है, परावर्तन ना होकर अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो इस पॉइंट से मैंने मुख्य अक्ष पर कोई पॉइंट इमेजिन किया, इस पॉइंट से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, निकलने के बाद लेंस पर टकराई, टकराने के बाद अपवर्तन हुआ, और ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो मुख्य अक्ष पर जब हमने वो माना है जो पॉइंट, यही क्या होगा, प्रथम फोकस F1 होगा। डिक्टो आपको चीजें वही पूरी लिख देनी है कि जब मुख्य अक्ष पर स्थित कोई किसी बिंदु से निकलने वाली या जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस पॉइंट को प्रथम फोकस कहते हैं। किसका, उत्तल लेंस का। अवतल लेंस का प्रथम फोकस समझें, अवतल लेंस का प्रथम फोकस समझें तो काम यही होना है, बस तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। अवतल लेंस का चित्र कैसे होता है, अवतल लेंस का चित्र जो होता है भैया वो ऐसे होता है, ये है अवतल लेंस का फिगर।
तो इसमें क्या होगा, अवतल लेंस का फिगर है, इसमें क्या होगा, इसमें जब इसमें भी इमेजिन करेंगे कोई पॉइंट है, लेकिन कहने आने का तरीका अलग होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पॉइंट इमेजिन कर लिया, तो क्या होगा कि मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, किसी बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, देखिए आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी। तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो अगर ये आने वाली प्रकाश किरण को जबरदस्ती खींचे तो देखिए जो हमने पॉइंट माना था वहां इंटरसेक्ट करेंगे, जबरदस्ती खींचे तो काटती हुई क्या हो रही, प्रतीत हो रही, मिल रही। तो प्रकाश किरणें जो हैं किसी मुख्य अक्ष पे स्थित अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पे स्थित किसी पॉइंट की ओर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही, समांतर हो जा रही, तो उसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस का प्रथम फोकस f1 कहेंगे। अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या कहेंगे, f1 कहेंगे। ठीक ना भैया, इस प्रकार से आप चित्र और डिफिनेशन बहुत ही आसानी से बता, जो जो काम कर रहे हैं वही डिफिनेशन होती है। अब उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस देते हैं तो इसका पहले वही चित्र बनाएंगे। द्वितीय फोकस क्या है भैया, इसका जस्ट उल्टा, इसमें किसी बिंदु से आने वाली आती हुई निकलती है, इसमें क्या हो जाएगा, पहले आप समांतर आपतित करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, किरण कैसे आपतित होगी, समांतर। तो जब प्रकाश किरण समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय फोकस f2 कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस f2 कहते हैं। उत्तल लेंस में समझे चीजें वही होंगी, बस चित्र बनने का और थोड़ा कहने का तरीका अलग हो जाएगा, बस भैया चीजें वही हैं। अवतल लेंस बनाते हैं, ये हमारा हो गया अवतल लेंस बन जाएगा भैया। और इसमें क्या होगा, इसमें भी जब प्रकाश किरण समांतर आपतित करेंगे तो यहाँ तक टकराएंगे, यहाँ टकराएंगे। अब क्या होगा, यहाँ इससे क्या होगा, अपवर्तन होगा तो ये किरणों को फैलाता है, तो ये किरणें क्या हुई, फैल गई। सॉरी मुख्य अक्ष ये मुख्य अक्ष है, तो किरणें क्या होंगी, फैल गई। अब इन अपवर्तित किरणों को क्या करें, पीछे की ओर अगर खींचें तो किसी पॉइंट पर क्या हो, इंटरसेक्ट करती हुई काटती हुई प्रतीत होती हैं। इसे ही क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस f2 कहते हैं, किसका, अवतल लेंस का। तो इस प्रकार जो है आप दोनों ही प्रकारों को, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के समझ सकते हैं। क्या है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु को इमेजिन करेंगे, उससे निकलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, तो वही बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस हो जाएगा। अवतल लेंस में प्रथम फोकस क्या होगा, इसमें क्या है, किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें, इसमें क्या है, किसी बिंदु को आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जब समांतर हो जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है, समांतर आपतित कराएंगे, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का जस्ट वही, समांतर आपतित करेंगे, ये फैल गई, उसको खींचेंगे तो मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाएगा। इस प्रकार आप फोकस की डिफिनेशनों को समझ सकते हैं भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसको और एक चित्र बनाने को दे देगा लेंस में और 7 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है भैया। इसलिए ये टॉपिक जो गोलीय दर्पण है और लेंस है, इसको बहुत ही कायदे से हमने समझाया, बहुत ही सरल भाषा में समझाया है और चीजों को इमेजिन करना सिखाया है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। बस आप वीडियो देखिए और सुनते जाइए एकदम ध्यान से, आपको सारी चीजें अपने आप माइंड में आपकी सेट हो जाएंगी। तो भैया अगली यूनिट, इस यूनिट से सिर्फ इतना ही था। हमने क्या देखा, क्रांतिक कोण देखा, पूर्णांतरिक परावर्तन देखा, और क्या देखा, गोलीय दर्पण क्या है, लेंस क्या है, इसकी सारी जन्म कुंडियां देखा, और गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की डिफिनेशन देखा, और लेंस की प्रथम और द्वितीय फोकसों की जो है डिफिनेशन देखा। तो इस यूनिट से भैया हम इतना ही करने वाले हैं, इस यूनिट से इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगली यूनिट है भैया हमारी मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ये कौन सी यूनिट है भैया, ये यूनिट 2 है। यूनिट कौन सी भैया, यूनिट 2 नंबर है। कौन सी है, 2 नंबर है। इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के क्रम में जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, निकट दृष्टि दोष। दूसरी यूनिट का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भैया हर हाल में आपसे पूछा ही जाएगा, ये आएगा ही आएगा, 4 नंबर का आएगा। कौन सा है, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। इन दोनों में से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, जस्ट उल्टा, नाम पर मत जाइएगा, नाम से धोखा मत खाइएगा। निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देंगी, किंतु जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। नाम का अर्थ जो निकल रहा है उसका जस्ट उल्टा है, निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट की वस्तुएं पास
जो होंगी, निकट की वस्तुएं जो होंगी वो दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। ये होता है निकट दृष्टि दोष। किस कारण से होता है? इसमें क्या होता है, लेंस नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो चित्र पहले ही बन जाएगा। जैसे कोई टार्च लीजिए, अंधेरे में मारिए तो जहां तक फोकस जाएगा वही तो दिखाई देगा। जब फोकस दूर तक नहीं जाएगा तो दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो सेम यहाँ भी वही होता है, जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो रेटिना के पहले ही चित्र बन जाएगा, जिससे हमसे जो है दूर की वस्तुएं जो है स्पष्ट नहीं दिखाएंगे। दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। यही दो कारण है। कौन कौन से हैं, नेत्र लेंस और वक्रता। नेत्र लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाएगी। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दो ही कारण हैं जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। निवारण कैसे करेंगे? निवारण के लिए हम चश्मा लगाते हैं, जिसको ये दिखाई नहीं देता चश्मा लगाते हैं। उस चश्मे को कौन सा लेंस लगा होता है, हम आंख के पहले अवतल लेंस लगा देते हैं, तो जो निकट दृष्टि का दोष है वो दूर हो जाता है। समान नेत्र कैसे देखता है भैया? समान नेत्र का चित्र जो है कुछ ऐसा बनेगा। ये वस्तु रखी है और डायरेक्ट जाके रेटिना पर ये देखिए दो सारी किरणें जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे हमारा चित्र प्रतिबिंब बनेगा। रेटिना पर जब प्रतिबिंब बन जाएगा तो हमको आसानी से वस्तुएं दिखेंगी। ये समान नेत्र के केस में है। अगर किसी नेत्र में किसी व्यक्ति को जो है दृष्टि दोष हो जाता है तो दोष वाली नेत्र में क्या होता है भैया, क्योंकि निकट की पास दिखाई देती, दूर की नहीं दिखाई देती ना, तो जब वस्तुएं दूर से आती हैं, जब वस्तु कहीं दूर रखी है उससे प्रकाश किरणें निकलेंगी, और जब नेत्र लेंस से अपवर्तन होगा तो ये देखिए रेटिना यहाँ है, लेकिन ये रेटिना के पहले ही फोकसित हो जाएंगी, पहले ही इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो जिससे रेटिना पर इसका चित्र कहाँ बना, नहीं बना, तो क्या होगा, ये धुंधली दिखाई देगी। अब इसको दूर कैसे करेंगे? आपको पता है कि अवतल लेंस का प्रयोग करके, यानी कि यहाँ हम बीच में कहीं अवतल लेंस सेट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे अवतल लेंस सेट कर दिया। निवारण मतलब नेत्र को बेवकूफ बनाना है, उसको एहसास दिलाना है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो आंख को ऐसा फील दिलाना है कि जो वस्तु दूर रखी है वो दूर न होकर कहाँ रखी है, पास रखी है, उसको ऐसा फील दिलाना है। तो ऐसा फील दिलाने के लिए हम यहाँ अवतल लेंस लगा देते हैं। जब अवतल लेंस लगाते हैं तो भैया दूर पे जो वस्तु रखी है वो आएगी और यहाँ से क्या होगी, ये अवतल लेंस किरणों को फैला देता है, तो ये किरण थोड़ी सी इधर फैल जाएगी और नेत्र लेंस पे टकराएगी। अपवर्तन के पश्चात ये जाके कहाँ इंटरसेक्ट कर देगी, फोकस पे इंटरसेक्ट कर देगी, मतलब रेटिना पे बन जाएगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना पर बन गया तो साफ दिखाई देगा। देखिए आ रही है अनंत से, लेकिन नेत्र को फील हो रहा है कि किरण कहाँ से आ रही है, पास से आ रही है। किरण कहाँ से आ रही है भैया, पास से आ रही है, उसको ऐसा फील हो रहा है, हमने बेवकूफ बना दिया किरण को। इस प्रकार से निवारण हो गया। तो इन तीनों चित्रों को आपको बना देना है अच्छे से। ऐसे लिखना है, समान नेत्र की, निकट दृष्टि दोष वाली नेत्र की, और निवारण के बाद जो नेत्र होगा वो तीनों चित्र बना लेना है। ये सारा लिख देना है। 4 नंबर तुरंत मिलेंगे भैया। अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया, छोटी सी बात, कोई डिफिनेशन ऐड कर दिया, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा 7 नंबर का भैया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ, दूर या दीर्घ दोनों एक ही बातें हैं, दृष्टि दोष है। तो इसमें क्या होता है, नाम से लग रहा है कि दूर की चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन उसका जस्ट उल्टा है, दूर की चीजें दिखेंगी, पास की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। डिफिनेशन इसकी ये है। कारण क्या है उसमें, क्या निकट दृष्टि दोष में कारण क्या था, नेत्र लेंस की वक्रता क्या होती, बढ़ जाती, जिससे फोकस घट जाती। इसमें क्या होगा, नेत्र लेंस की वक्रता क्या होगी, कम होगी, जिससे फोकस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब उसमें कम हुआ था तो पहले बन गया रेटिना के, इसमें फोकस बढ़ रहा है यानी रेटिना के बाहर बन जाता है, तब भी नहीं दिखेगा, क्योंकि रेटिना पर जब बनेगा तब स्पष्ट दिखेगा, अगल बगल बाहर जहां बनेगा तो नहीं दिखेगा। नेत्र इसमें क्या होता है, वो निकट में क्या हो रहा था, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जा रही थी। इसमें क्या होगा, नेत्र लेंस और रेटिना की जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। ये दो कारण थे दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष होने के। अब निवारण क्या करेंगे, उसमें निकट में क्या लगाया, अवतल लेंस लगाया, इसमें कौन सा लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे भैया। अगर चित्रों को समझे तो समान दृष्टि दोष, समान जो होगा, समान नेत्र होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वस्तु रखी है और फट से रेटिना पे बनाएगा और तुरंत उसको देख लेगा।
और जिसमें दूरदृष्टि या दीर्घदृष्टि दोष होगा वो नेत्र कैसे काम करेगी भैया, वही इसमें क्या होता है, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की दिखाई देती हैं। तब जो नेत्र के पास कोई वस्तु होगी तो क्या होगा, ये जाएगी, और इसमें क्या होती है भैया, फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें क्या होता है भैया, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो रेटिना पर न बनकर ये फोकस दूरी बढ़ गई तो फोकसित कहाँ होगा, रेटिना के बाहर हो जाएगा। तो देखिए रेटिना पर नहीं बना, रेटिना के अलग कहीं भी बनेगा तो वो वस्तु धुंधली दिखाई देगी। इसका निवारण करने के लिए क्या करेंगे, हम बीच में एक और क्या लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे। जब बीच में हम उत्तल लेंस लगाएंगे तो आंख को बेवकूफ बन जाती है, ऐसा फील होता है कि वस्तु कहां से आ रही है, दूर से आ रही है, क्योंकि दूर की वस्तु नेत्र को, जिसके दूरदृष्टि होता है उसको स्पष्ट दिखाई देती है। तो जब यहां लगाएंगे तो उसको ऐसा फील होता है कि वस्तुएं कहां से, दूर से आ रही है, लेकिन आती कहां से, पास से ही आती है। तो इस प्रकार से हमें जो है प्रतिबिंब कहां बन जाता है, रेटिना पर स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से मानव नेत्र के जो यूनिट है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है, उसमें से जो है ये दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। आपको हर हाल में 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगर कुछ इन दोनों के साथ ऐड कर दिया छोटी सी डिफिनेशन तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण, यूनिट 2 से ही है भैया। प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब क्या होता है भैया, रंग, और विक्षेपण मतलब बिखरना या विभक्त होना। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, डिफिनेशन क्या होगी, जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से टकराती है, देखिए जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से टकराती है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। देखिए 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और वो 7 रंग क्या है, उसको अंग्रेजी के शब्द विबग्योर से याद कर सकते हैं। वी मतलब वायलेट मतलब बैंगनी, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, ग्रीन, जी मतलब ग्रीन, या वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, रेड, आर मतलब रेड। तो ये 7 रंगों में विभक्त होती है, अंग्रेजी की शब्द विबग्योर से याद कर सकते हैं। नीचे से चलेंगे, वी आई ग्योर, ठीक ना भैया, विब ग्यो वाई ओ आर, ये 7 रंगों में जो है क्या होगी, विभक्त होगी, विबग्योर। अंग्रेजी से शब्द विबग्योर से हम याद कर सकते हैं। प्रिज्म से किरण टकराई और 7 रंगों में विभक्त हो गई, और ये 7 रंग कौन कौन से हैं, ये है, इसको विबग्योर से हम याद कर सकते हैं। और इन शब्दों का मतलब क्या है ये मैंने यहाँ बता दिया है। तो एकदम सिंपल सी डिफिनेशन है, रंग का विभक्त होना, रंग का बटना, मतलब श्वेत प्रकाश किरण जो है, ये श्वेत प्रकाश किरण आ रही ना, श्वेत प्रकाश किरण आपतित हो रही है, श्वेत प्रकाश किरण आपतित हो रही है प्रिज्म पे, तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जा रही है। फिर अगला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। मैं इसका चित्र आपको बनाते हुए समझा दे रहा हूं, जैसे जैसे जो काम करूंगा वही आपको लिख देना है। तो पहले क्या बनाना है, प्रिज्म मैंने बनाया, क्या बनाया मैंने, प्रिज्म बनाया। प्रिज्म का मतलब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, मतलब प्रिज्म पर किरण जब टकराती है प्रकाश की तो उसका कैसे अपवर्तन होगा प्रिज्म का, प्रिज्म से, वो बताना है। मतलब जब टकराएगी तो अंदर जाएगी तो बाहर कैसे निकलेगी, वो पूरी घटना बतानी है। तो वही का सबसे पहले लिखना है, जब प्रकाश की किरण जो है प्रिज्म के पृष्ठ ए बी पर टकराती है, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के पृष्ठ ए बी पर टकराती है तो इसका अपवर्तन होता है। इसका नाम दीजिए, जो आपतित हुई है इसका नाम दीजिए पी क्यू। ये किरण जो आपतित हुई इसका नाम क्या है, पी क्यू है। जब आपतित किरण पी क्यू पृष्ठ प्रिज्म के पृष्ठ ए बी पर टकराती है तो उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात वो क्यू आर दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। अब इस पृष्ठ के लिए किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी। तो ये पुनः जो है ए बी ए सी पृष्ठ पर क्या होगी, आपतित होगी, फिर से इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, और ये जो है कहाँ निकल जाएगी, माध्यम चेंज नहीं होता तो सीधे, लेकिन माध्यम चेंज हो रहा है तो किधर अपवर्तित हो जाएगी, एस आर एस दिशा में। निर्गत किरण कहाँ निकल जाएगी, आर एस दिशा में निकल जाएगी। यही चित्र है पूरा, एक बार फिर से समझा देते हैं भैया। क्या है, जब कोई प्रकाश किरण पी क्यू, नाम दे दिया पी क्यू, प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ एसी पर टकराएगी तो इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, और अपवर्तित होकर किस दिशा में चली जाएगी, क्यू आर दिशा में चली जाती है। अब ये किरण जो है इस पृष्ठ के लिए क्या है, अपवर्तित किरण है, लेकिन एसी पृष्ठ के लिए क्या कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी। तो पुनः ये किस पे टकरा रही है, एसी पर टकरा रही है, इसका क्या होगा, पुनः से क्या होगा, अपवर्तन होगा, और ये किस दिशा में निकल जाती है, आर एस दिशा में निकल जाती है। इस प्रकार प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। डिट्टो आपको यही लिख देना है, ये चित्र बना देना है, और 2 नंबर तुरंत मिल जाएंगे भैया। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है।
चलते हैं भैया अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। दूसरी यूनिट का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कौन है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन है भैया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बेसिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। प्रकाश का प्रकीर्णन कुछ नहीं भैया, प्रकाश का फैलना, प्रकाश किरण का फैलना। कैसे फैलेगी वो देखते हैं। क्या है? जब कोई प्रकाश किरण वायुमंडल में ट्रेवल करती है तो क्या होगा, जो वायुमंडल है उसमें धूल कंकड़ मिट्टी इत्यादि है, तो मान लीजिए ये किरण है वायुमंडल में ट्रेवल कर रही है, कोई कण है इससे टकराए तो ये क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। ये क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो ऐसे होता है किरण का फैलाव। क्या है? जब कोई प्रकाश किरण वायुमंडल में चलती है तो वह कणों से क्या होकर टकराकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है? फैल जाती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं भैया। एकदम आसान भाषा में एकदम फील दिला के भैया। इस पे बेसिस जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और 4 नंबर में आता भैया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का नीला दिखना है या आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ये बताना है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है उसका भैया सबसे पहले यही बता दीजिए, पूरी प्रकीर्णन की डिफिनेशन लिख दीजिए। क्या? जब प्रकाश किरण वायुमंडल में चलती है तो वो कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, और वो किरण मतलब किरण में क्या 7 रंग होते हैं, अभी मैंने विवग्योर से बताया था, वर्ण विक्षेपण भरा ना 7 रंगों से बनती है। तो क्या होगा, जब प्रकाश किरण मान लीजिए वायुमंडल में एक किरण आई है, वायुमंडल में ट्रेवल कर रही चल रही है तो धूल मिट्टी कंकड़ होगा, और मान लीजिए ये कंकड़ है, इससे क्या होगा? टकराएगी तो क्या होगी? विभिन्न दिशाओं में क्या होगी? फैल जाएगी। और वो रंग सबसे पहले फैलेगा जिसका क्या है? जिसका विचलन ज्यादा है, जिसका फैलाव ज्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाल का जो विचलन होता है, लाल का जो फैलाव होता है वो जो है सबसे कम होता है, तथा नीला और बैंगनी इन सब का जो विचलन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। यानी नीले बैंगनी मतलब नीचे वाले जो रंग होते हैं विवग्योर, नीचे वाले जैसे ऐसे तो था विवग्योर ऐसे था ना, तो इन सब का जो है क्या है? विचलन मतलब फैलाव ज्यादा होता है, और लाल का क्या होता है? कम होता है भैया। ठीक ना, ये छोटी सी बात पता होगी आप तुरंत कर लेंगे। तो टकराई अब फैलेगी तो वो कलर फैलेगा जिसका विचलन ज्यादा है, तो नीला बैंगनी ये सब पहले फैल जाएंगे और ज्यादा फैलेंगे। तो जो ज्यादा फैलेगा, जो सबसे पहले फैलेगा वही हमारी आंखों पर पड़ेगा, तो वही हमको कलर दिखेगा। तो क्या होगा? कैसे लिखना है पूरा? क्या है? जब कोई प्रकाश किरण वायुमंडल में चलती है तो कंकड़ धूल मिट्टी कण से टकराती है, टकराने के पश्चात उस कलर का जो है विचलन सर्वप्रथम होता है जिसका विचलन ज्यादा होता है। तो लाल की तुलना में नीला का विचलन क्या होता है? ज्यादा होता है। इस कारण से हमको जो है आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक ना भैया, आकाश नीला दिखाई देता है। लाल का जो फैलाव है, लाल का जो विचलन है वो क्या होता है? लाल रंग की तुलना में प्रकाश किरण का जो विचलन है वो नीले रंग का क्या होता है? ज्यादा होता है। नीले रंग का जो विचलन होता है, नीला और बैंगनी इन सब का विचलन जो है ज्यादा होता है। ये नीला और बैंगनी रंग क्या होता है? ज्यादा फैलता है। इस कारण से जो है जो कलर ज्यादा फैलेगा वही हमको दिखाई देगा, इस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। अगर ये समझ गए हैं तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है तुरंत। क्या कहते हैं कि चंद्रमा पर आकाश काला क्यों दिखाई देता है? आकाश काला क्यों दिखाई देता है ये बताइए भैया। आकाश जो है वो काला क्यों दिखाई देता है? तो भैया इसका ये है कि चंद्रमा पर आप सभी को पता है कि वायुमंडल है भैया, वायुमंडल है। आप सभी कहेंगे वायुमंडल कहाँ है सर जी? तो वायुमंडल नहीं है भैया, तो वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ होगा? किरणों का फैलाव कहाँ होगा? जब किरण फैलेंगी नहीं, कोई कलर नहीं फैलेगा तो काला ही तो दिखाई देगा। उस पे क्या है? वायुमंडल नहीं है, इस कारण किरणों का फैलाव नहीं होगा तो रंग नहीं फैलेगा तो काला ही दिखाई देगा। यह है चंद्रमा पर आकाश काला क्यों दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? सुबह सुबह देखते एकदम लाल लाल सूर्य दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो बुजुर्ग कहते हैं भगवान की कृपा है। ना भैया, भगवान की आज से मत कहना, भगवान की कृपा नहीं, साइंस की कृपा है। कैसे वो देखते हैं। क्या है आपको पता है, जब प्रकाश की वायुमंडल में ट्रेवल करती है कंकड़ से टकराकर फैलती है, और वो कलर सबसे पहले फैलेगा जिसका विचलन ज्यादा है। सबसे ज्यादा विचलन किसका है? नीला बैंगनी इन सबका है, सबसे कम लाल का होता है। तो क्या होगा? सूर्य अस्त और सूर्य उदय एक पार्टिकुलर कोई पोजीशन पे होता है ना, तो उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो प्रकाश किरण है उसको जो है ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ज्यादा दूरी जो है
तय करनी पड़ती है, ऐसे चलती जाती है, ज्यादा दूरी की तय करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे वो प्रकाश किरणों में जितना ज्यादा दूरी तय करेगी प्रकाश किरण, उतना ज्यादा उसका क्या होगा, प्रकीर्णन होगा, उसका उतना ज्यादा प्रकीर्णन होगा, यानी कि फैलाव होगा किरण का। और वो उस किरण से वो रंग पहले निकलेगा जिसका विचलन ज्यादा है, तो नीले का विचलन ज्यादा है तो वो निकल गया, फिर बैंगनी और फिर वायलेट, ग्रीन, येलो, ये सब क्या हो जाएंगे, जैसे जैसे टकराती जाएंगी ये कलर जो है किरण से बाहर होते जाएंगे। और जब सूर्य अस्त और सूर्य उदय की स्थिति पर सूर्य पहुंचता है तो उसके पास सिर्फ लाल रंग की किरणें ही बचती हैं। कौन सी किरणें बचती हैं भैया, सिर्फ रेड कलर की ही किरणें बचती हैं। कौन सी किरणें बचती हैं भैया, रेड कलर की किरणें बचती हैं। इस वजह से जो सूर्य है हमको लाल दिखाई देता है, क्योंकि हमारी आंखों पर रेड कलर ही पड़ेगा, जो बचेगा वही पड़ेगा, तो इस वजह से हमको जो है क्या दिखाई देता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। दोनों बातों का आंसर एक ही है, ठीक ना भैया। क्या लिखना है, जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में चलेगा, टकराएगा और विचलन जिसका ज्यादा होगा वो बाहर निकलती चली जाएंगी, और एंड में जब सूर्य स्थिति अस्त या उदय की स्थिति पर पहुंचेगा तो सूर्य के पास सिर्फ रेड कलर की किरणें बचती है, इस वजह से वो लाल दिखाई देता है। इस प्रकार आप प्रकीर्णन को समझ सकते हैं, प्रकीर्णन पर स्थित बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको समझ सकते हैं और बहुत ही प्यार से आंसर कर सकते हैं और फुल में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये था भैया सेकंड यूनिट। अब चलते हैं हम अपनी अगली यूनिट पे। अगली यूनिट है भैया हमारी विद्युत, यूनिट नंबर 3। 2 तक हमने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, अब यूनिट 3 विद्युत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, ओम का नियम और इसका सत्यापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, हर हाल में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर ओम का नियम से पूछा तो 2 नंबर में पूछेगा, अगर ओम के नियम का सत्यापन भी पूछ लिया तो 7 नंबर का क्वेश्चन ये बन जाता है। इसको हम बहुत ही प्यारे तरीके से डिस्कस करेंगे। ओम का नियम क्या है भैया, ओम का नियम है, ओम ने बताया, कंडीशन रखा कि किसी चालक की यदि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हैं, क्या अपरिवर्तित है, भौतिक अवस्थाएं, उन्होंने बताया, कंडीशन दिया कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक में प्रवाहित धारा और उसमें लगने वाले विभवांतर दोनों क्या होंगे, समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये डिफिनेशन लिख देंगे। क्या लिखना है, चालक की जो है भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हैं तो चालक में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अगर मैथमेटिकल फॉर्म समझे कि कैसे है, तो धारा को I से डिनोट करते हैं, समानुपाती का चिन्ह ऐसे होता है और V विभवांतर। अगर इसको सीधा करें तो क्या कर सकते हैं, V समानुपाती I, और जब समानुपाती का साइन हटता है तो इक्वल का साइन लगता है और एक कांस्टेंट बढ़ता है, एक कांस्टेंट क्या बढ़ेगा, यहाँ R बढ़ेगा। तो यानी ओम का नियम क्या है, V बराबर RI। अगर यहाँ से ये जो नियतांक है इसका मान निकालें, ये क्या है, R क्या है, एक नियतांक है, और इस नियतांक को क्या कहते हैं भैया, हम इस नियतांक को कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं भैया, प्रतिरोध कहते हैं। तो R नियतांक क्या निकलेगा, V बाई आई, ये I को इधर भेजेंगे नीचे तो V बाई आई ये निकल आएगा। ये हमारा क्या है, नियतांक का माना गया। ये था ओम का नियम। अगर इसका सत्यापन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो है पहले परिपथ समझिए कि कैसे इसका फिगर बनाना है। चित्र सत्यापन के लिए क्या लेना है, इसमें एक परिपथ बनाना है जिसमें एक बैटरी लगाएंगे, धारा नियंत्रक लगाएंगे, कुंजी के लगाएंगे और अमीटर लगा देंगे, प्रतिरोध लगा देंगे और वोल्ट मीटर, इतना चीज लेंगे। कैसे क्या जोड़ेंगे वो देखिए, धारा नियंत्रक, बैटरी और अमीटर और प्रतिरोधक तार को कैसे जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, और प्रतिरोध तार के बीच में जो है वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। ये था चित्र को ऐसे हम समझ लेंगे। फिर क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सत्यापन करेंगे, तो एक क्वेश्चन एग्ज्यूम कर लीजिए, क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना है। तो क्या है कि परिपथ में लगे विभवांतर, परिपथ में जो विभवांतर लग रहा है तथा धारा जो बीच में बह रही है तथा धारा के बीच में क्या खींचे, एक ग्राफ खींचे। क्या खींचे भैया, एक ग्राफ अगर हम खींचे तो हमें एक सरल आरेख मिलना चाहिए। अगर ग्राफ खींचने के बाद सरल आरेख मिलता है तो ओम का नियम मतलब जो ओम साहब ने ओम का नियम दिया है वो सत्य होगा, उसका सत्यापन हो जाएगा। कब, जब परिपथ में लगे विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचे और सरल आरेख मिल जाए, वह नियम सत्य हो जाएगा, उसका सत्यापन हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना है। ये क्वेश्चन आप समझ गए है ना, तो इसका आंसर कर देना है, बस वही आपका सत्यापन हो जाएगा। क्या, चित्रानुसार पहले लिखना है। चित्रानुसार क्या लिखना है कि धारा नियंत्रक और बैटरी अमीटर और प्रतिरोध तार कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। देखिए यहाँ से
लाइन से जुड़ा है सब कुछ। तो ये सारा जो है बैटरी से देखेंगे और इसे देखें स्टडीकम में, सब कैसे जुड़ा है, स्टडीकम में जुड़ा है और प्रतिरोध तार के बीच में वोल्टमीटर जुड़ा है। ऐसे पूरा लिख देना है। फिर क्या करना है, कुंजी के बारे में बताना है। तो कुंजी को लगाते ही परिपथ में क्या होगी, धारा। ये क्या है, परिपथ अभी अधूरा है, खुला है, तो कुंजी को क्या करेंगे हम, कुंजी को लगा देंगे। जैसे हम कुंजी को लगा देंगे इसमें धारा फ्लो हो लगेगी, बड़ी तरफ से प्लस तरफ से निकलती है, ये धारा क्या हो जाएगी, फ्लो होने लगेगी, परिपथ में धारा फ्लो होने लगेगी, ठीक ना। और फिर बताना है धारा नियंत्रक के बारे में बता देना है। धारा नियंत्रक द्वारा हम धारा के मान को नियंत्रित करते हैं, यानी कि बढ़ाया या घटाया जा सकता है। धारा नियंत्रक नाम से ही नियंत्रक नियंत्रित करता है इसको, धारा को। तो इसके धारा नियंत्रक द्वारा धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, इसके मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान को बढ़ाते हैं और धारा के प्रत्येक मान पर प्रतिरोध तार के बीच में उत्पन्न विभवांतर वोल्टमीटर में पढ़ लेते हैं, जो हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे इस परिपथ में बैटरी से हमने 10 एम्पियर डाला तो विभवांतर मैंने देखा 10 वोल्ट ही इन दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न हुआ। 5 एम्पियर डाला तो मैंने देखा विभवांतर भी 5 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। विभवांतर भी कितना उत्पन्न हो रहा है भैया, 5 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। तो इससे मुझे क्या दिखा कि V बाई आई का मान क्या है, समान है। देखिए नियतांक क्या था, V बाई आई। तो ये जो मिलता है ये क्या मिलता है, समान मिलता है, V बाई आई का मान समान मिलता है। तो मैं जैसे ये समान देखा, मैंने y अक्ष में धारा ले ली, ग्राफ खींचने के लिए y अक्ष में धारा ले ली और x एक्सिस में विभवांतर ले लिया और एक ग्राफ खींच दिया, तो r बराबर v अपॉन आई हमको जो है मिल जाता है। और एक ये क्या है, सरल आरेख मिल गया। देखिए ये क्या है, हमको सरल रेखा कह लीजिए या सरल आरेख कह लीजिए, ये हमको मिल गया। और यही हमारा क्वेश्चन था जो हमने अज्यूम किया था कि वी आई के बीच ग्राफ खींचे तो सरल आरेख मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है, यानी कि ओम का नियम सत्य हो चुका है। इस प्रकार से ओम का नियम क्या है, ओम का नियम का सत्यापन क्या है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर ओम का नियम से पूछेगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर ओम के नियम के साथ ओम का नियम का सत्यापन पूछ लिया तो यही क्वेश्चन बन जाता है भैया 7 नंबर का। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। फिर तीसरी यूनिट का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है भैया, प्रतिरोध। हम प्रतिरोध को जानेंगे कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, प्रतिरोध। विरोध से क्या, बाधा निकालिए। बाधा क्या है, बाधा कहां उत्पन्न करेगा प्रतिरोध, धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है वही प्रतिरोध कहलाता है। इसका सूत्र जो होता है R बराबर V अपॉन आई होता है। हमने ओम में भी निकाला था, इसको क्या कहा था, ओम के नियम में नियतांक कहा था, और नियतांकों का प्रतिरोध क्या था, वहां भी सूत्र निकला था। ये R बराबर V अपॉन आई होता है, मात्रक क्या होगा, ओम होता है, ऐसा इसका सिंबल बनता है। ये था प्रतिरोध। अब देखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। ये भैया न्यूमेरिकल के बीच में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और 2 नंबर का आता है, न्यूमेरिकल के साथ में ऐड करके आता है, तो वो क्वेश्चन बन जाता है 4-6 नंबर का, ठीक ना। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, हर हाल में आता है भैया प्रतिरोध की निर्भरता। तो किस पे, इस पे निर्भर करता है, मतलब कब बढ़ेगा प्रतिरोध, कब घटेगा। तो ये है लंबाई के, ये L क्या है, ये चालक तार की क्या है, लंबाई है। चालक तार की क्या है भैया, L क्या है, लंबाई है, किसकी, चालक तार की। और ये क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध के चालक जो लंबाई है वो प्रतिरोध के क्या है, समानुपाती। ये किसका साइन होता है, समानुपाती। मतलब जब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ये होता है समानुपाती का मतलब कि एक चीज जो होगी, एक साइड जो होगा वही दूसरी साइड होगा, इक्वल मतलब होता है। तो पहला जो निर्भरता है वो लंबाई के प्रतिरोध जो होता है समानुपाती होता है। दूसरा क्या है, प्रतिरोध जो होगा वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का भैया क्या है, क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब उल्टा हो गया, देखिए नीचे चला गया एरिया, तो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। उल्टा मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती का, यानी कि जब एरिया बढ़ेगा तो उल्टा कब होगा, प्रतिरोध घटेगा। जब एरिया घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, उल्टा मतलब होता है। यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती होता है वो जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। दूसरा मतलब क्या है, तीसरा जो निर्भरता है वो क्या है, विभिन्न पदार्थों का चालक अगर ले लें, जैसे तांबे का ले लें, कापर का तार ले लें, तांबे का ले लें, वैसे पदार्थों के जो है तार ले लें, और तार कैसा हो, सेम लंबाई और सेम क्षेत्र का हो, क्षेत्रफल का हो। जैसे 5 सेंटीमीटर लंबा 2 सेंटीमीटर चौड़ा ले लिया, एक तार तांबे का है एक कापर का है, सेम सब कुछ है, ठीक ना। तब भी उसका प्रतिरोध क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। यानी कि पदार्थ पर भी निर्भर करता है, किस पर, पदार्थों पर भी निर्भर करता है। अगर भिन्न भिन्न प्रकार के हम पदार्थों का तार, चालक तार ले रहे हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ये 3 निर्भरता थी भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलने वाला है और न्यूमेरिकल के बीच में मिलेगा। कहां मिलेगा मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, और 2 नंबर का आएगा भैया। तो भैया तीसरी यूनिट का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया,
हर हाल में इसमें से क्वेश्चन बन के जरूर निकलता है भैया। क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन। इसके पहले हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में जो है प्रतिरोध क्या है और उसकी निर्भरता क्या है पढ़ चुके हैं। अब प्रतिरोध का संयोजन पढ़ना है। दो प्रकार से संयोजन होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है। पहले हम श्रेणी क्रम का प्रूफ करेंगे, प्रूफ पूछता है तो श्रेणी क्रम संयोजन का जब प्रूफ करेंगे तो इसका चित्र ऐसे होता है भैया। क्या होता है? इसमें 3 प्रतिरोध जुड़े होते हैं और एक बैटरी जुड़ी होती है, ये परिपथ होता है और भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के मध्य जो है भिन्न भिन्न विभवांतर लगा। देखिए R1 के बीच V1, R2 के बीच V2, R3 के बीच V3, भिन्न भिन्न प्रतिरोध विभवांतर लग रहा है और परिपथ का जो है कुल विभवांतर जो है कैपिटल V है। तो प्रूफ कैसे करना है, ये आपको फिगर बनाना है, फिर लिखना क्या क्या है। माना 3 प्रतिरोध है R1, R2, R3 कैसे जुड़े? श्रेणी क्रम में, ये लिखना है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के मध्य भिन्न भिन्न विभवांतर लग रहा है, दिख रहा है आपको, भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के मध्य भिन्न भिन्न विभवांतर लग रहा है। रटना नहीं भैया, समझना है, मैं इसी पे फोकस कर रहा हूं, आपको रटना नहीं समझना है, ठीक है। तो क्या है? भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के मध्य भिन्न भिन्न विभवांतर लग रहा है, जो कि आपको चित्र में दिख रहा है। चित्र से समझ के लिखना है। तो परिपथ का कुल विभवांतर क्या होगा? आपको पता है कैपिटल B हो जाएगा। और B कब मिलेगा? जैसे मान लीजिए किसी छड़ी के 2-3 टुकड़े हैं तो पूरी छड़ी कब बनेगी? जब तीनों टुकड़े क्या करेंगे आप आपस में जोड़ देंगे तो एक बड़ी जो है आपको छड़ी मिल जाएगी। वैसे ही पूरा V निकालना है तो जो छोटे छोटे V हैं उन सबको जोड़ देंगे, पूरा V मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, ये जैसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे आपका श्रेणी क्रम संयोजन का जो प्रूफ है वो हो चुका मान लीजिए। बस क्या करना है आपको V1, V2, V3 निकाल के यहाँ रख देना है बस। वो कैसे निकलेगा? ओम का नियम खट से लगाएंगे। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बराबर RI होता है या IR होता है, जो भी दोनों तरफ लिख देते कोई दिक्कत नहीं है। तो V बराबर RI। यहां से क्या निकालना है? R1 में प्रवाहित धारा, R1 में प्रवाहित विभवांतर कितना है? R1 में प्रवाहित विभवांतर कितना है भैया? V1 है। R1 के बीच जो विभवांतर लग रहा है, बीच में क्या लग रहा है? V1 लग रहा है। तो यहाँ कर क्या करेंगे? 1 करेंगे और कहाँ लग रहा है? R1 पर लग रहा है। तो पहला विभवांतर क्या हो जाएगा? V1 क्या हो जाएगा? R1I हो जाएगा। दूसरा विभवांतर मतलब R2 के बीच विभवांतर कितना लग रहा है? V2 लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 रखेंगे और कहाँ लग रहा है? R2 पर लग रहा है तो V2 R2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे R3 के बीच लगने वाला विभवांतर क्या हो जाएगा? V3 लग रहा है। R3 में कौन सा? V3 लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? कहाँ लग रहा है? R3 में लग रहा है। तो यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, बन जाएगा V3 R3I। अब क्या करेंगे? इन सारे मानों को समीकरण 1 में रखेंगे, V1, V2, V3 सबको रखेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो वहां आपको दिखेगा कि I देखिए सब जगह क्या है? सेम है। वहां से कॉमन लेंगे, I कैंसिल हो जाएगा। आपका जो फाइनली मिलेगा वो क्या मिलेगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे। ये है श्रेणी क्रम का प्रूफ। पूरा डिक्टो आपको ऐसे कर देना, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे और इसको रटना भी नहीं, चीजों को समझना है बस। आप मेरे साथ बने रहिए, बस वीडियो को देखते रहिए ध्यान से, बस दिमाग में मैं डालूंगा, बस आपको ध्यान से देखना है। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। इसका पहले चित्र देख लेना। चित्र कैसे? ब्लेड देखें, ब्लेड टाइप का दिख रहा है कि नहीं चित्र? तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी जोड़ दिया है, प्लस बड़े तरफ प्लस होता है, यहां से धारा निकलेगी और ऐसे आ रही है, 3 भागों में बढ़ जा रही है। 3 प्रतिरोध लगे हैं, R1, R2, R3 लगे हैं, ठीक। फिर यहाँ धारा मिलके I बन के निकल जा रही है। ये है हमारा चित्र। लिखेंगे कैसे? अगर श्रेणी क्रम समझ गए, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, बस समांतर क्रम बन जाता है। देखिए माना 3 प्रतिरोध R1, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े, तो इसमें माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसमें क्या भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के मध्य, इसमें भी भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के मध्य भिन्न भिन्न विभवांतर लग रहा है। इसमें क्या है? भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में क्या जा रही है? भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में जो है भिन्न भिन्न जो है धारा क्या हो रही है? फ्लो हो रही है, धारा प्रवाहित। देखिए R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3 जा रही है। भिन्न भिन्न धारा में भिन्न भिन्न प्रतिरोध में भिन्न भिन्न धारा जा रही है ना भैया? भिन्न भिन्न प्रतिरोध में भिन्न भिन्न धारा जा रही है, वही लाइन लिखना है। तो परिपथ का कुल धारा क्या होगी? तो परिपथ की कुल धारा क्या होगी? जैसे यहाँ का क्या लिखा था? तो परिपथ का कुल विभवांतर। यहाँ क्या लिखना है? तो परिपथ की कुल धारा ना क्या होगी? I होगी और छोटे छोटे I को जोड़ देंगे, I1, I2, I3, बस पूरी I हमको मिल जाएगी। अब टारगेट क्या है हमारा? I1, I2, I3 निकालना है। ये निकलेगा ओम के नियम से, कुछ नहीं करना। ओम का नियम देखिए लगा है, ओम का नियम लगा है। ओम का नियम V बराबर RI है। इस बार हमको V नहीं I चाहिए, तो R को इधर भगा देंगे तो I बराबर V अपॉन R बन जाएगा। अब क्या लिखना है? R1 में प्रवाहित धारा, R1 में प्रवाहित धारा, तो R1 में प्रवाहित धारा
कौन सी जा रही है, I1 जा रही है, तो I1 यहाँ करेंगे, I1 करेंगे और V1, V तो चेंज नहीं हुआ, विभवांतर जो है सेम है, जो यहाँ लगेगा वही यहाँ, यही वही यहाँ, तो क्या हो जाएगा I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। ऐसे हम तीनों को निकाल लेंगे, फिर इन तीनों को यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या दिखेगा, देखिए V V V और यहाँ V V V सेम कट जाएगा, आपको जो फॉर्मूला आपको मिलेगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। समीकरण एक में जब सारा रखेंगे ये हमारा प्रूफ हो जाएगा श्रेणी क्रम समांतर क्रम। बस केवल एक आप समझ लीजिए अच्छे से, दूसरे में बस थोड़ा चेंज करना है, अपने आप हो जाएगा। इसमें देखिए आपको छोटी बात याद रखिए, बस दूसरा अपने आप, मतलब दोनों अपने आप हो जाएंगे, ठीक ना, बस थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें क्या देखिए क्या सेम है, सेम क्या है, इसमें धारा क्या हो रही है, सेम है, धारा क्या है, सेम है। इसमें सेम क्या है, इसमें विभवांतर सेम है, और जो बच रहा है वो सब चेंज होगा। और तीन ही चीजों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्रतिरोध की बात हो रही, विभवांतर की बात हो रही, धारा की बात हो रही। तो इसमें जो श्रेणी क्रम में धारा सेम है, यानी कि ये दोनों चीजें क्या होंगी, परिवर्तित होंगी, चेंज होगी। इसमें क्या है, प्रतिरोध वही, विभवांतर और धारा तीन ही चीजों की बात हो रही। इसमें विभवांतर क्या है, समान है, मतलब नहीं चेंज हो रहा है, यानी चेंज क्या हो रहा है, प्रतिरोध और धारा चेंज हो रही है। बस इस बात को अगर आप समझ गए हैं तो बहुत आसानी से आप प्रतिरोधों का संयोजन जो है कर सकते हैं। ये था हमारे तीसरी यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरी यूनिट से हमने क्या क्या लिया है भैया, ओम का नियम लिया है, ओम के नियम का सत्यापन लिया है, जो 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अगर ओम का नियम से पूछा तो 2 नंबर का बनेगा। फिर हमने इसमें क्या किया, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध की निर्भरता क्या है। प्रतिरोध की निर्भरता भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्टिकुलर 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, न्यूमेरिकल के साथ हर हाल में बनेगा, तो प्रतिरोध की निर्भरता जरूर देखिए। फिर हमने क्या क्या किया है, प्रतिरोध का संयोजन किया है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। ये पार्टिकुलर जो क्वेश्चन आएगा, प्रूफ आएगा भैया, तो ये जो है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बन के आएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने इस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो हमने ये सीरीज बनाई है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। तो हमने इस प्रकार से 3 यूनिट तक जो है पूरा डिस्कस कर लिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। अगली यूनिट है भैया हमारी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यूनिट 4। इससे हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने 3 यूनिटों को कवर किया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, और बहुत ही आसान तरीके से कवर किया है। अब चलते हैं चौथे यूनिट पे, और उसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये जरूर आता है, ठीक ना, चुंबकीय छेद रेखाएं। चुंबकीय छेद रेखाएं क्या है, आपने कभी चुंबक से बचपन से खेलते हैं, उसके आसपास रेखाएं देखी, नहीं देखी है, यानी कि ये कैसी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती, कैसी होती, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और जो चुंबकीय छेद रेखाएं होती हैं भैया, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो आपको यही लिख देना है। फिर क्या है, जो चुंबकीय छेद रेखाएं हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, जैसे हमने यहाँ चित्र बनाया, ये क्या है, देखिए नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, फिर नॉर्थ से निकलती है। तो जो चुंबकीय छेद रेखाएं हैं, इनके किसी बिंदु पर, जैसे आपको पता है जो रेखा है वो तमाम बिंदुओं से मिलकर बनती है, तो उसके किसी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचे, कोई स्पर्श रेखा, देखिए किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब किसी चुंबकीय छेद रेखाओं के किसी बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं, इसका पूरा फील दिलाते हैं। जैसे हम चुंबक बना नॉर्थ टू साउथ, ये हमारी रेखाएं बनेंगी, ठीक। और आपको पता है जो रेखा है वो अनेक बिंदुओं से मिलकर बनती है। तो मान लीजिए किसी बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दे, स्पर्श रेखा हमने मान लीजिए ये खींच दिया, तो स्पर्श रेखा जब हम खींचेंगे तो जो स्पर्श रेखा है वो उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कहां, उस पॉइंट पर, कौन, स्पर्श रेखा प्रदर्शित करेगी, ठीक ना भैया। फिर ये है हमारा क्या है, चुंबकीय छेद रेखाएं, और ये है हमारा चित्र। अब चलते हैं इसके विशेषताएं कह लीजिए या गुण कह लीजिए, किसकी, चुंबकीय छेद रेखाओं की, ठीक ना भैया। तो इसमें क्या होता है, नॉर्थ से साउथ निकलती है और चुंबकीय छेद रेखाएं बन जाती है। तो आपको ये लिख देना है कि चुंबकीय छेद रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में वापस चली जाती है, फिर चुंबक के अंदर से होते हुए उत्तरी ध्रुव में आएंगी, फिर दक्षिणी ध्रुव में जाती है, इसी प्रकार बनती रहती है, ठीक ना। तो यही आपको लिख देना है पूरा सेंटेंस। फिर क्या है, वही ये जो हमने यहाँ लिखा था वही यहाँ उठा लीजिएगा है, चुंबकीय छेद रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है उस बिंदु पर, देखिए उस बिंदु पर दिशा प्रदर्शित करेगी, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की, उस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। फिर क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसका एक गुण है जो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के रूप में आता है, 2 नंबर का आता है और न्यूमेरिकल के बीच में आता है, हर हाल में आता है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या है, वो बहुत छोटी सी बात है। क्या है, चुंबकीय, आपसे कह देगा चुंबकीय छेद रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्यों नहीं काटती, तो उसका आंसर देना है क्या, क्योंकि कटान बिंदु पर, जैसे मान लीजिए स्पर्श रेखा से एक दूसरे को काट दी, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे किसी चुंबक की, जैसे कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा होंगी, दो स्पर्श रेखा यानी कि दो दिशा, जो कि असंभव है किसी भी चुंबक की। देखिए नॉर्थ टू साउथ दिशा होती है, एक ही दिशा होती है, जब दो दिशा हमको दिखाएगा यानी कि गलत है, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको यही लिखना है कि चुंबकीय छेद रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि कटान बिंदु पर किसी चुंबक की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है, किसी चुंबक की एक ही दिशा हो सकती है। इस प्रकार जो है आप चुंबकीय छेद रेखाएं क्या है और चुंबकीय क्षेत्र के गुण क्या है, और उन गुणों में सबसे इंपॉर्टेंट गुण कौन सा है, यही कटान वाला है, 2 नंबर का आएगा, न्यूमेरिकल के बीच में आएगा। चौथी यूनिट का जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, दिशा निकालने का है। इसके पहले हमने क्या देखा था, चुंबकीय छेद रेखाएं क्या है, उनके गुण क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद क्या है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिशा निकालने का। तो किस किस की दिशा निकालनी है पहले ये जानते हैं। तो हमको दिशा निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने को कह सकता है, या चुंबकीय बल की दिशा निकालने को कह सकता है। ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के रूप में आएगा, तो 2 नंबर का आएगा। न्यूमेरिकल के बीच में कभी कभी पूछ लेता है, तब भी 2 नंबर का आएगा, ठीक ना भैया, और आता ही आता है। तो दो चीजों की दिशा निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है और चुंबकीय बल की दिशा निकालनी है। तो पहले हम देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 2 नियमों से निकाल सकते हैं, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, और दूसरा क्या है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये 2 नियम हैं। पहले देखते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम का था, ये था, जैसे ये मान लीजिए थोड़ी देर के मान लीजिए पेचकस है, तो क्या करेंगे हम पेचकस को दाहिने हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाते हैं कि जो ये पेच की नोक है, ये जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में चले। तो पेच को घुमाने के लिए जिस दिशा में अंगूठा घूमता है, पेज को घुमाने के लिए जिस दिशा में अंगूठा घूमता है, वही चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, दिशा होगी। देखिए हमने यहाँ बना रखा है दायां हाथ ये, और पेचकस क्या, ये क्या है, पेचकस पकड़े हुए हैं, और फिर क्या कर रहा है, इसको जस्ट ऐसे घुमा रहा है। तो ये पेज की नोक ये है, धारा की नोक में चल रही है, और ये देखिए अंगूठा बाहर की ओर ऐसे टर्न हो रहा है, तो ये क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आपको यही पूरा लिख देना है और चित्र बना देना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर क्या करना है, हम देखते हैं अगला, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम बहुत ही सरल है। दाहिना हाथ कौन सा भैया, यही जिससे हम पेचकस पकड़े थे। क्या करेंगे, दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे को इसके लंबवत कर लेते हैं, और फिर जहां जिस चालक में धारा बह रही होगी, ये देखिए यहाँ पकड़ा हुआ तार है, और इसको हमने ऐसे अंगुलियां मोड़ा, अंगूठे को लंबवत किया, और ये चालक तार था, इसमें धारा फ्लो हो रही, तो जिस दिशा में धारा फ्लो हो रही उसी दिशा में अंगूठा है। यूं कह सकते हैं कि अंगूठे के लंबवत धारा फ्लो हो रही है। तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित, देखिए ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। तो दायां हाथ है, इसमें देखिए ये चालक तार के पास हमने रखा हुआ है, और ये क्या है, चालक तार, इसमें धारा की दिशा क्या है, ऊपर की ओर है, और अंगूठा भी ऊपर की ओर है, दोनों एक दिशा में है। तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ये चित्र बना देना है, डिफिनेशन लिख देना है, 2 नंबर पक्के। अगला अब आते हैं चुंबकीय बल की दिशा कैसे निकालेंगे। फ्लेमिंग साहब आए, उन्होंने बताया, क्या दिया, उन्होंने दोनों नियम दिए, दाएं और बाएं दोनों हाथों का नियम दिया। तो हम दोनों को ही देखेंगे। बाएं हाथ का नियम देखते हैं। बाएं हाथ का नियम क्या है, बाएं हाथ कौन सा है हमारा, ये है। तो इसमें क्या करते हैं, बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों परस्पर क्या हो जाए, 90 डिग्री पे हो जाए। देखिए 90 डिग्री पे हो जाए, ठीक ना। तो जो अंगूठे की पास वाली अंगुली है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अर्थात बी की दिशा में हो, और ये धारा की दिशा में अर्थात आई की दिशा में हो। तो ये अंगूठा है, ये चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ चित्र बनाया है हमने, ये क्या है, हमारा बायां हाथ बना हुआ है, और फिर क्या है, तीनों उंगलियां 90 डिग्री पे हैं, लंबवत है एक दूसरे के परस्पर। तो ये जो अंगूठे की पास वाली है, ये बी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और ये धारा अर्थात आई की दिशा में है। तो जो है एफ जो है वो किसकी दिशा, बल की दिशा को अर्थात अंगूठा जो है बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यही आपको लिख देना है, चित्र बना देना है। अगला क्या है, दाएं हाथ के हथेली का नियम। दाहिना हाथ, इसके हथेली का नाम, ये क्या है, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि जो ये खुली हुई अंगुलियां हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अर्थात बी की दिशा में हो, और ये अंगूठा है ये धारा की दिशा में हो। तो हथेली जो है बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, या कह सकते हैं हथेली के लंबवत बल की दिशा होती है। ये देखिए चित्र बना हुआ, दायां हाथ बना है, और फिर क्या है, खुली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा आई की दिशा में, और हथेली जो है बल की दिशा को प्रदर्शित
करता है। इस प्रकार आप जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय बल की दिशा निकाल सकते हैं। मैंने दोनों को एक साथ इसलिए कराया कि आप कंफ्यूज ना हो, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है कि कौन किसका नियम है। तो आप कंफ्यूजन भैया तभी दूर होगा जो आप चीजों को कंपेयर करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, तो कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। ये था चौथी यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और यूं कह लें कि पूरी बुक का अंतिम क्वेश्चन, ठीक ना। आप जो है सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, और पूरी बुक का सबसे लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट भैया, और बड़े नंबर में आता है। अगर आपको ये दे दिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल की जो सूत्र है उसका निगमन कीजिए, और इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन जोड़ देगा, क्या, बल की दिशा कैसे निकालेंगे, वो ये और वो दोनों आप बता देंगे, तो टोटल आपको 7 नंबर मिलेंगे। कितने भैया? 7 नंबर का क्वेश्चन है ये, जब आपको बल की दिशा इसमें जोड़ देगा। बल की दिशा नहीं जोड़ेगा तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनके आ जाता है। तो आप दोनों ही कंडीशन में सबसे बड़ा नंबर का क्वेश्चन है और सबसे लास्ट है, और बहुत बार आया है भैया, और ये हर हाल में आपको 2024-25 बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल में मिलने वाला है, तो इसको जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या है। हम पहले चित्र समझने, क्या है, एक समान धारावाही चालक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हमने बी से प्रदर्शित किया है। ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें हमने एक धारावाही चालक रखा है जो थीटा एंगल पे रखा है। धारावाही चालक की जो लंबाई है वो कितनी है? एल है। चित्रानुसार सारी चीजें वही लिख देना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक एल लंबाई का धारावाही चालक रखे हैं जो एक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। यही चित्र में चित्रानुसार पूरा लिख देना है। फिर क्या करना है? लिखना है चालक पर लगने वाला जो बल है, चालक पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा जो निम्न बातों पर निर्भर करेगा। वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा ये देख लीजिए। इसमें क्या है? देखिए, चालक की लंबाई है, चुंबकीय क्षेत्र है बी, और क्या, थीटा है, और धारा फ्लो होगी तो आई आ जाएगा। तो ओवरऑल 4 चीजें हैं, चारों चीजों का जो बल से संबंध होगा समानुपाती का होगा। तो F समानुपाती होगा लंबाई के, F समानुपाती होगा धारा के, F समानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र के, F समानुपाती होगा साइन थीटा के, यानी कि इसकी ज्या मतलब साइन होता है तो साइन थीटा के समानुपाती। ये सारी बातें आपको लिख देने ही क्वेश्चन बनाते हुए। फिर क्या करना है? सभी समीकरणों को मिलाने पर, जब सभी समीकरणों को मिलाएंगे तो इधर F चल रहा है तो ये F आ जाएगा, और ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा समानुपाती का साइन। तो LIB साइन थीटा, LIB साइन थीटा समानुपाती का साइन। और आपको पता है अगर इसको थोड़ा सीधा कर लें तो F बराबर क्या हो जाएगा? BIL साइन थीटा। थोड़ा अच्छा लगे तो BIL साइन थीटा हो जाएगा। और आपको पता है जब समानुपाती का साइन हटाते एक कांस्टेंट बढ़ता है, एक कांस्टेंट क्या बढ़ा? K बढ़ा भैया। और क्या है? जब K इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा जो बल का सूत्र मिलेगा वो मिलेगा F बराबर BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। ये हो गया भैया निगमन। और केसेस हैं, देखिए केस फर्स्ट में जब चुंबक जो ये धारावाही चालक है ये ऐसे हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र भी इस दिशा में, धारावाही चालक इस दिशा में, एंगल कुछ बनेगा नहीं, यानी एंगल कितना बनेगा? 0 बनेगा, और साइन 0, तो उस सूत्र में थीटा की जगह 0 रखेंगे, 0 मैंने रखा, और साइन 0 का 0, यानी कि जो बल होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक ना। और फिर केस 2 क्या है? जब चुंबकीय जो धारावाही चालक है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऐसे पूरा खड़ा हो जाए तो क्या एंगल क्या बनेगा? हमारा 90 डिग्री बनेगा, और सूत्र में अपना थीटा की जगह 90 रखेंगे, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो F बराबर BIL हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है चुंबकीय धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निगमन कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से। अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र की क्या पूछ लेता? मात्रक पूछ लेता है, तो मात्रक आप यहां से निकाल सकते हैं। कैसे? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B है, B से डिनोट करते हैं, तो B रोकिए और सबको इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा? B बराबर आ जाएगा, और सब इधर हो जाएगा, तो F बाई I इंटू L हो जाएगा। I इंटू क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तो इसका अगर मात्रक हम निकालें तो क्या हो जाएगा? F का मात्रक क्या होता है भैया? F का मात्रक होता है न्यूटन। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और I का मात्रक क्या होता है? I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। I का क्या होता है भैया? एम्पियर होता है। और L क्या है? लंबाई है, तो इसका लंबाई किसमें नापी जाती है भैया? मीटर में। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बन गया न्यूटन एम्पियर मीटर। रटना नहीं, कैसे बनना है, कहां से आ रहा है, क्या चीज है, क्यों है, ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी तो किसी चीज को रटना नहीं पड़ेगा। तो भैया आप अगर अभी तक कुछ नहीं किए हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक एकदम बढ़िया से देख लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। मैंने ऐसा आपको समझाया कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ध्यान से देखिए और ध्यान से सुन लीजिए। आप फिजिक्स के पार्ट में जो है हाई स्कूल के जो फिजिक्स का जो पार्ट आता है उसमें मौज काट के आएंगे भैया। फुल मार्क्स एग्जामिनर से छीन के लाएंगे, ये हमारा वादा है।